हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में और आशा करता हूं कि तुम सब अच्छे और मंगल कुशल होंगे और अपनी तैयारी रेगुलर अपने घर पे बैठ के कर रहे होंगे। तो देखो, आज अपन बात करने वाले हैं 10th क्लास के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के बारे में। जैसा कि अपन जानते हैं कि 10th क्लास में मैथ के कुल यूनिट अपने हैं 14 और 14 यूनिटों में से 80 नंबर का पेपर आने वाला है वार्षिक पेपर में। ठीक है, और वार्षिक पेपर में जैसा कि अपन जानते हैं कि अब की बार नए पैटर्न से पेपर आने वाला है और नए पैटर्न में क्या है, पैटर्न नए पैटर्न से आने वाला है। 80 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, पहले भी 80 का आता था पर पैटर्न अब की बार चेंज है। पैटर्न किस तरीके से है कि 50 क्वेश्चन आएंगे अब की बार और 50 क्वेश्चनों में से वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होंगे, अति लघुआत्मक क्वेश्चन होंगे, लघुआत्मक क्वेश्चन होंगे और निबंधात्मक क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और देखो, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों को करने के लिए अपन को छोटी छोटी चीज़ें मैथमेटिक्स की पता होनी चाहिए, तभी अपन छोटे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। बड़े क्वेश्चनों में तो डायरेक्ट हल करने का क्वेश्चन होता है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती नहीं है बच्चों को, पर छोटे क्वेश्चनों को करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें अपन को पता होनी चाहिए। जैसे कोई परिभाषा आ गई, परिभाषा के बीच में से दे दिया, ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट उठा के और खाली स्थान दे के तुम्हें बोल दिया कि भाई इसे रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। इस तरीके से पेपर आने वाला है और एक एक नंबर के क्वेश्चनों को हल करने के लिए अपन छोटी छोटी चीज़ें बारीकी से आनी चाहिए, तभी अपन पेपर को हल कर पाएंगे। ठीक है ना, और तभी अपने 100 में से 100 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो अपन देखो, एक एक चैप्टर के बारे में बात करते हुए आगे चलेंगे और एक एक चैप्टर में अपन छोटी छोटी चीज़ें बारीकी से हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। और अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं 6375144169। इस पर मैसेज करके मुझे बता सकता है कि सर हमें ये दिक्कत आ रही है और प्लीज़ इसे क्लियर कर दो। ठीक है, तो मैं उसे बच्चे को वापस से समझा सकता हूँ, ये चीज़ें समझा दूंगा, कोई भी डाउट होगा उसका। ठीक है, तो अपन देखो एक एक चैप्टर में छोटे छोटे क्वेश्चनों पे बात करने वाले हैं और सिर्फ उन क्वेश्चनों के बारे में ही, क्योंकि टाइम कम बचा है अपने पास, 1.5 महीने के आसपास बचा हुआ है, तो 1.5 महीने में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं जो पेपर की दृष्टि से मोस्ट या उस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, तो उसी क्वेश्चनों पे बात करेंगे। इसके अलावा जो भी किताब में अलग क्वेश्चन है उनके बारे में अपन बात नहीं करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन मोस्ट है या लगता है कि इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं तो उसी तरीके से आगे अपन उन क्वेश्चनों को हल करते हुए आगे बढ़ेंगे और एक एक चैप्टर को लेते हुए पूरे के पूरे चैप्टरों के बारे में बात करने वाले हैं। और छोटी छोटी क्लासें रहेगी, ज़्यादा बड़ी रहेगी नहीं। और किसी बच्चे को अगर दिक्कत आती है तो उन क्लासों को बार बार देख के और अपने सब्जेक्ट को अच्छा कर सकते हैं। जैसे किसी बच्चे को लगता है कि सर मैं तो मैथ में पास ही हो जाऊं, तो वो बच्चा इन क्लासों के अलावा दूसरी चीज़ें देखे ही ना। ठीक है, इन क्लासों में सिर्फ इस टाइप के सवाल तैयार कर ले, उनके आराम से बढ़िया नंबर आ जाएंगे और बढ़िया परसेंटेज बन जाएगी उनकी मैथ में। तो अपन एक एक चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन। पहली यूनिट अपनी जो है वास्तविक संख्या के बारे में बात करने वाले हैं कि वास्तविक संख्या होती क्या है और वास्तविक संख्या किन नंबरों से बना हुआ है। ठीक है, किन संख्याओं से मिलकर बनी हुई है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो इस पे अपन आगे चलेंगे और अपनी पहला चैप्टर ही है ये वास्तविक संख्या, जिसे रियल नंबर बोला जाता है। तो रियल नंबर बोला जाता है तो देखो, वास्तविक संख्या किन संख्याओं से मिलकर बनी हुई है अपन देखेंगे। ठीक है, इससे पहले आती है वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले अपन को छोटी छोटी कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। वो है, पहला आता है अपने पास प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्याओं को बोला जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। संख्याओं में जो भी है, तुम्हें इंग्लिश में वर्ड भी याद होने चाहिए। देखो, नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या होती क्या है। ये संख्याएं 1, 2, 3 और 4 से लेके अनंत तक जाती है, इनफाइनिटी तक। ठीक है, और इन संख्याओं को इन्हें किससे प्रदर्शित किया जाता है, इन्हें n से, इन संख्याओं को n से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा, इसके बाद प्राकृत संख्याओं के बाद दूसरा अपने पास आता है पूर्ण संख्या। देखो, पूर्ण संख्याएं होती क्या है। पूर्ण संख्याओं को बोला जाता है वोल नंबर। वोल नंबर क्या क्या होते हैं, इसमें जीरो भी काउंट हो जाता है। 0, 1, 2, 3, 4 से लेके और अनंत तक जीरो शामिल हो जाता है तो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ठीक है ना, तो इन्हें किससे प्रदर्शित किया जाता है, इन्हें हम
इन्हें W से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इन्हें W से प्रदर्शित किया जाता है। और तीसरे नंबर पे क्या आता है? तीसरे नंबर पे आती है अपनी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को इंटीजर, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। और ये कब होती है? ये कौन सी संख्याएं होती है? देखो अपन ने पढ़ी है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या है, इनसे ही मिलकर ये बनती है। पर इनमें क्या होता है? जीरो के दोनों साइड चलने वाली संख्या है। जीरो के दोनों साइड जैसे जीरो के अगर सीधे हाथ की तरफ चलते हैं अपन राइट साइड, तो वो आता है 1 2 पॉजिटिव संख्या है, 3 4, और ये कितने तक? ये भी अनंत तक होती है। और इसके बाएं तरफ होती है -1, -2, -3, और ये भी कितने तक जाती है? इन्फिनिटी, अनंत तक जाती है। तो जीरो और 1 2 3 4 राइट साइड पॉजिटिव संख्या है, और लेफ्ट साइड कौन सी आती है? नेगेटिव संख्या है। सिम मिलकर क्या बनती है? पूर्णांक संख्याएं मिलती है। ठीक है, और इन्हें हम I से या Z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। अभी छोटी छोटी संख्याएं तुम्हें चीज़ें पता होनी चाहिए, पेपर में आ जाएगा पूर्णांक संख्याएं कौन सी है। ठीक है, और इनमें से तुम्हें कोई भी नंबर दे देगा और इनमें से कौन सी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ अगर संख्याएं जो भी शामिल हो तो वो तो पूर्णांक संख्याएं कहलाएगी। ठीक है ना। तो चौथे नंबर पे अपने पास क्या आता है? चौथे नंबर पे अपने पास आता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को अपन लिखते हैं रेशनल नंबर, इंग्लिश में रेशनल नंबर। ठीक है, और रेशनल परिमेय संख्या कैसी संख्याएं होती है? ऐसी संख्याएं, अपन यहाँ पे लिखेंगे ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ P/Q पूर्णांक संख्याएं होती है, पूर्णांक संख्या है, तथा Q ≠ 0। Q कभी भी 0 नहीं होगा। अगर Q 0 हो जाएगा तो ये फिर परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, इसलिए Q कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, जैसे इसमें कौन कौन सी संख्याएं आ जाती है? इसमें आ जाती है, जैसे अपन लिख देते हैं 1 2 1/2 -1/4। ठीक है, और 1.22 ये वाली आ जाएगी। 1 पॉइंट लिख देंगे अपन 1 इस तरीके से कोई संख्या आ जाए। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाती है? ये परिमेय संख्या कहलाती है। अब देखो ये वाली परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि Q 0 नहीं हो सकता। Q 0 नहीं हो सकता तो इसके नीचे अपन 1 के नीचे 1 लगा सकते हैं, लिख सकते हैं। 1 का भाग 1 में जाता तो वही आ जाता है 1 ही। और देखो P/Q के रूप की हुई है नहीं, इसलिए ये एक भी क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। दो भी इस तरीके जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं वो सारी क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि P और Q क्या है? पूर्णांक संख्या है। Q ≠ 0 है, इसलिए बस Q ≠ Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कुछ भी हो तो वो परिमेय संख्या कहलाएगी। तीसरा, इसके बाद पांचवा अपने पास आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं होती है, देखो अपरिमेय संख्या को लिखते हैं अपन इनरेशनल, इंग्लिश में इनरेशनल नंबर। ठीक है, और ये कैसी होती है? ये देखो इसको लिखेंगे अपन ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है ना। और सारी चीज़ें वैसे के वैसे रहेगी। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो संख्याएं कहलाती है अपनी अपरिमेय संख्याएं। और अपरिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? जैसे अपरिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आ जाती है? जैसे अपन लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या में अपने पास आ जाएगा अंडर रूट वाली संख्याएं।
√2, √3, इसमें पाई भी शामिल है। और क्या संख्याएं हैं, 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके की संख्याएं हैं। ये भी कैसी संख्याएं कहलाती है, अपने अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्यों कहलाती है इस तरीके की, देखो इस संख्या में क्या फ़र्क है। इस संख्या में 1.22 आ रहा है तो ये समाप्त हो गई, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं 1.22, तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितनी शून्य आएगी, 2 संख्या है तो 2 शून्य, तो p/q के रूप में हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। इसी प्रकार ये संख्या है 1.11, इसमें बार बार देखो 1 ही रिपीट हो रहा है, और 1 जब भी कोई संख्या रिपीट होती है, इसी तरीके से और कोई संख्या आ जाए जैसे 2 3 2 3 2 3, तो इसमें देखो बार बार 2 3 2 3 2 3 ये रिपीट हो रही है 2 3 2 3, तो ये संख्या भी परिमेय संख्या कहलाएगी। जब संख्याओं का बार बार रिपीटेशन होता है, ठीक है, वो संख्याएं भी परिमेय संख्याएं कहलाती है, ठीक है। और परिमेय संख्या को देखो, परिमेय संख्या को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे q से प्रदर्शित करते हैं, इसे q से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और अपरिमेय संख्याओं को किससे प्रदर्शित किया जाता है, अपरिमेय संख्याओं को देखो इन्हें q और QC से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये देखो 5 चीजें अपन ने यहाँ पे पढ़ी है। कौन कौन सी संख्या, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। इनके इंग्लिश में भी तुम्हें सबके नेम याद होने चाहिए, क्योंकि बड़ी क्लासों में जाओगे तो ये सारी चीजें किससे प्रदर्शित करते हैं, क्या है, कौन सी, ये सारी चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। और पेपर में इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है किसी भी तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइम में, ठीक है ना। इनमें से कोई भी संख्या तुम्हें दे देगा, और अपरिमेय संख्या कौन सी है कौन सी नहीं है, इनमें से 3 उठा के दे दी, एक इसमें से दे दी, और तुमसे पूछ लिया परिमेय संख्या कौन सी है, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, तब तुम वहाँ पे हल कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए बारीकी ज्ञान होना चाहिए, 1 नंबर का क्वेश्चन इनमें से आने वाला है इस तरीके से। तो अपन आगे चलते हैं, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। आगे की और भी है कुछ परिभाषाएं जिनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। इसके बाद आती है अपनी अपरिमेय संख्याओं के बाद छठा, ये आती है अपनी वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्याएं देखो, वास्तविक संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर, ठीक है ना। और देखो वास्तविक संख्या अब जाके आई है, जब इतनी सारी संख्याएं जब हमने पढ़ी है, जब जाके वास्तविक संख्या आती है, और उन सब संख्याओं से मिलकर क्या बनती है, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या होती क्या है, वास्तविक संख्या ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती है। और कौन कौन सी होती है, जैसे अपन लिख सकते हैं, देखो कैसे कौन कौन सी होती है। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 2 प्लस में √3, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख दूं 2 माइनस √5, ठीक है। इस तरीके की संख्याएं जो होती है वो कहलाती है अपने कैसी संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। देखो परिमेय संख्या प्लस में अपरिमेय संख्या मिलकर क्या बना रही है, अपने साथ अपन को बना रही है वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या होती है। इसके बाद आता है 7वां, वो होता है अपने अभाज्य संख्याएं, और इन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं, जो प्राइम नंबर होते हैं वो कौन से हैं, देखो प्राइम नंबर होता क्या है, अभाज्य संख्या होती क्या है, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्याओं से विभाजित नहीं होती है, उन्हें बोला जाता है अभाज्य संख्याएं, ठीक है, प्राइम नंबर। तो ऐसी अपन यहाँ पे लिखेंगे ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित
विभाजित नहीं होती है। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है। जैसे देखो कौन कौन सी संख्याएं हैं। देखो जैसे अपन जानते हैं गिनती वाली संख्या में 2 खुद से विभाजित होता है और 1 से विभाजित होता है, इसके अलावा और किसी से विभाजित नहीं होता। इसके अलावा 3 भी खुद से होता है और किससे होता है, 1 से विभाजित होता है, इसके अलावा किसी से विभाजित नहीं होता। इसके बाद आता है 5, इसके बाद आता है 7, इसके बाद आता है अपने पास 11 के बाद आता है 13 के बाद आता है अपने पास 17। ठीक है, 17 के बाद अपने पास आता है 19 के बाद अपने पास आता है 23 के बाद अपने पास क्या आएगा, अगली जो संख्या होगी वो अपने पास आ जाएगी डायरेक्ट 29। ठीक है ना, इसके बाद होता है 31। इसी प्रकार आगे तक संख्याएं होती है जो अपरिमेय अभाज्य संख्याएं होती है। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, वो कैसी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, ये तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला अपना है 8वां क्या होता है, ये होती है, अगर 8वीं अपन परिभाषा पढ़ने वाले हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या इन्हें बोला जाता है भाज्य संख्याओं को कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर में कंपोजिट नंबर। ठीक है, भाज्य संख्या ये कैसी संख्याएं होती है, ये अभाज्य संख्याओं को, अभाज्य संख्याओं के अलावा जितनी भी संख्याएं होती है वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है ना, यह कह सकते हैं स्वयं और अन्य संख्याओं का भी भाग जा सके, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे अभाज्य संख्याओं के अलावा सभी संख्याएं। ठीक है ना, क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याओं के अलावा सभी संख्याएं क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे देखो 2 और 3 को छोड़ देंगे, क्या बचा 4 में क्या होता है, 1 का भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है, 4 का भी जाता है। ठीक है ना, 3 संख्याओं का भाग जा रहा है। इसके बाद आता है अपने पास में 6, इसके बाद आता है अपने पास 8, इसके बाद आता है 9 के बाद आता है 10 के बाद आता है 12 के बाद आता है 14। ठीक है, ये सब संख्याएं ऐसी है। इसके बाद आता है 15 के बाद आता है 16 के बाद 18 और 18 के बाद 20। इस तरीके से ही आगे तक बढ़ जाती जाएगी। ठीक है, 4 में देखो, 3 में देखो, 3 में 1 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है। 8 में देखो 1 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है और 4 का भी जा रहा है और 8 का भी जा रहा है। 9 में देखो 1 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है और 9 का भी जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये संख्याएं क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। अभाज्य संख्याओं के अलावा देखो, अभाज्य संख्याएं हैं, उनके अलावा कोई अभाज्य वाली संख्याएं कोई भी नहीं आएगी इसमें। ठीक है, तो वो संख्याएं कहलाती है भाज्य संख्याएं। इसके बाद लास्ट अपने पास बचा है एक और अपनी परिभाषा है, जो कि है अपने पास सहअभाज्य संख्या। ये भी तुम्हें पता होनी चाहिए, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या क्या होती है, देखो सहअभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलता है कोप्राइम नंबर। ठीक है, कोप्राइम सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है, देखो सहअभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को बोला जाता है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। ठीक है, कैसी संख्याएं होती है, तो अपन परिभाषा देखते हैं इसकी कि ऐसी संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक है ना, तो ऐसी संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड
ना हो, उन संख्याओं को कहते हैं अपन सहअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो इनमें देखो जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 और 3। अब देखो 2 और 3 में 2 में 2 का ही भाग जाता है, 3 में 3 का ही जाता है, और दोनों में 1 1 का भाग देंगे तो 1 1 का चले जाएगा, मतलब 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुण नहीं, ये 1 का जा रहा है दोनों में भाग। इसी प्रकार मैं एक और ले लेता हूँ, एक और ले लेते हैं अपन 2 3 5। अब देखो इनमें 2 3 5 में किसी का भाग जा रहा है क्या? सिर्फ 1 का ही जा रहा है, इसके अलावा खुद का ही जा रहा है और संख्याओं का नहीं जा रहा है। तो इसके मतलब क्या हुआ, ऐसी संख्या है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक है, तो 1 के अतिरिक्त इनका और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसलिए ये सभी संख्याएं कहलाती है सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, इसके बाद ये अपने हैं पहली प्रश्नावली के थ्योरेटिकल परिभाषा टाइप की कुछ चीज़ें जो अपन को पता होना चाहिए या आनी चाहिए। इनके बगैर अपन इनमें से कोई भी क्वेश्चन तुम्हें 1 नंबर का मिल सकता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपनी क्लियर होनी चाहिए, और क्लियर होने के बाद ही अपन आगे की चीज़ें पढ़ सकते हैं, क्योंकि अपनी प्रश्नावली का नाम वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या से पहले भी देखो अपन ने 4-5 चीज़ें पढ़ी, प्राकृत संख्याएं, इसके बाद पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएं, इसके बाद परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और इसके बाद अपनी आई वास्तविक संख्या। तो उन सबसे मिलकर क्या बनी है? वास्तविक संख्या। इसके बाद अपन ने पढ़ी अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। ठीक है, इसके बाद भाज्य संख्या आती है, भाज्य संख्या के बाद सहभाज्य संख्याएं आती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब इन चीज़ों को पढ़ने के बाद अपन सवाल करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई थी कि इस चीज़ों को ही पढ़ना है, इसके अलावा और चीज़ों को नहीं पढ़ना। पेपर की दृष्टि से जो मोस्ट है उस तरीके के क्वेश्चन आने वाला है, तो उनके बारे में ही अपन आगे बात करने वाले हैं। देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ याद कीजिए। दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम याद कीजिए। तो अपन एक एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, किस तरीके से इनका एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, तो देखो एचसीएफ और एलसीएम किस तरीके से याद किया जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और अपन लेते हैं पहले 96, उधर लेते हैं 404। ठीक है, और इनके लय से लिए जाते हैं एलसीएम निकालने के लिए, इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब देखो जब भी इस तरीके से किया जाता है सवाल को हल करने के लिए, पहले तो अपन पीछे देखते हैं पीछे क्या है। पीछे 6, अगर 2, 4, 6, 8 और 0 हो तो हमेशा 2 का ही भाग जाएगा हमेशा। तो अपन 2 का भाग देंगे तो इसमें जाएगा 2 का भाग 9 में जाता है 4 बार, और इसमें जाएगा 16 बचेगा, 1 बचेगा तो 8 बार। ठीक है, 48 बार। फिर वापस 2 का देंगे क्योंकि पीछे 8 आ गया, फिर कितनी बार जाएगा, फिर 24 बार जाएगा। फिर वापस 2 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 12 बार। फिर 2 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, फिर ये जा रहा है 6 बार। फिर 2 का देंगे कितनी बार जाएगा, फिर जाएगा 3 बार। और 3 में अब 3 है तो 3 का देंगे, 3 में कितनी बार, 1 बार। इसी प्रकार यहाँ भी देंगे, यहाँ देंगे 2 का, तो 2 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 0 और 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। ठीक है, इसी प्रकार फिर 2 का देंगे तो 2 का कितनी बार जाता है, 2 का जाएगा 1 बार। 0 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 101 में किसी का नहीं जाता है, अभाज्य संख्या होती है तो 101 में 1 का ही जाएगा, इसलिए कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपन ने इनके अभाज्य गुणनखंड याद कर लिए। और अभाज्य गुणनखंडों को एक साथ लिखा जाता है, यहाँ पे लिखेंगे अपन 96 के। 96 के कितने हैं, 96 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5, 3 की पावर कितनी, 1। इसी प्रकार 404 का लिखेंगे, 404 में कितना, 2 की पावर 2 और गुणा में है 101 की पावर 1। ठीक है, और अपन को निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। और किसका निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है 96 और 404 का। ठीक है, और जब भी एचसीएफ निकाला जाता है तो अपन को देखो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब अधिकतम से अधिकतम दोनों में कॉमन फैक्टर देखने हैं अपन को। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। ठीक है ना, तो अधिकतम से अधिकतम देखो, इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 5 है, मतलब 2 की पावर 2 तो दोनों में सेम है, लिख सकते हैं अपन। देखो जैसे 2 की 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और नीचे वाले में है 2 गुणा 2 गुणा। ठीक है, तो कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 और 2। कॉमन फैक्टर दोनों में 2 ही है, तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2। ठीक है, इसमें 3 है पर इसमें नहीं है, तो इसलिए कॉमन फैक्टर है ही नहीं इसमें। ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ही नहीं, इसमें तो है पर इसमें नहीं है। इसमें 101 है, इसमें है तो इसमें नहीं है, तो इसके मतलब अपने पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2, ये आ जाता है 4, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 4। ठीक है, इस तरीके से एचसीएफ निकाला जाता है। ठीक है, कॉमन फैक्टर देखे जाते हैं दोनों में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे अपन ने देखे कि दोनों के साथ एक जोड़ा इसका, एक जो 2 जोड़े बन रहे हैं और जोड़े नहीं बन रहे, ना तो 3 का बन रहा है ना
101 का बन रहा है, इसलिए और नहीं होंगे, बाकी के बस यही होंगे 2 की पावर 2 और कितना आ जाएगा यहाँ पे अपने पास HCF 4 आ जाएगा। इसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं अपन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15 और 21 का HCF और LCM याद कीजिए। तो इसको भी हल करते हैं। इसी तरीके से इसके गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे लेंगे किसका, 12 का, और यहाँ पे ले लेंगे 15 का, और यहाँ पे ले लेंगे किसका, 21 का, तीनों के अलग अलग। 12 में देते हैं तो 12 में हमेशा अपन जानते हैं 2 का ही भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 6 बार। फिर इसमें 6 में कितने का जाता है, फिर 2 का चले जाएगा 6 में, ये कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 3 में अपन जानते हैं 3 का 1 बार ही जाता है, ठीक है। इसके बाद 15 में अपन जानते हैं पीछे 5 आ गए तो 2 का जाता नहीं है, फिर 3 का देंगे, 3 का जाता है इसमें कितनी बार, 5 में, और 5 का अपन जानते हैं भाज्य संख्या होती है, और 5 में 5 का ही भाग जाता है कितनी बार, 1 बार। 21 में अपन जानते हैं 3 का भाग जाता है, 21 में देंगे 3 बार जाएगा, वो 7 बार जाएगा, और 7 को अपन जानते हैं भाज्य संख्या है, 7 में 7 का ही भाग जाता है, कितनी बार जाएगा, 1 बार, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे 12, और 12 के क्या है, 2 की पावर कितनी बार है, 2 बार, ठीक है, और 3 की पावर कितनी है, 1, इस तरीके से। इसके बाद अपन लिखते हैं 15, और 15 के कितने हैं, 3 × 5। इसके बाद अगला कितना है, 21, और 21 का कितना है, 21 का है 3 × 7, ठीक है। तो पहले अपन निकालते हैं इसका HCF। तो देखो HCF में अपने पास क्या आएगा, देखो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तीनों में कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 की पावर 2 की पावर 2 इसमें है, पर इसमें नहीं है, इसलिए नहीं लेंगे, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। और कितने के ले रहे हैं HCF, 12, 15 और किसके, 21 के, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि तीनों में कॉमन फैक्टर है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ क्या है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1, ठीक है। इसी प्रकार आगे अपन लेंगे अपन एवं क्या लेना है अपन को, LCM, और LCM किसका लेना है, 12 का, 15 का, वह 21 का। और LCM में क्या होता है, इसमें लेटेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है ना, लेटेस्ट का मतलब लो से लो, ठीक है ना, छोटा सा लेना है। तो देखो 2 की पावर 2, छोटे से छोटा लेना है अपन को, और कॉमन और मल्टीप्लाई, सबका मल्टीप्लाई लेना है, ठीक है ना। तो देखो 2 की पावर 2, इसमें नहीं है, पर फिर भी लेना है अपन को 2 की पावर 2। 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1, 3 लेना है अपन को। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, फिर भी अपन को लेना होता है LCM में, ठीक है ना। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, फिर भी अपन को लेना होता है। LCM में सब कुछ लिया जाता है। तो 2 की पावर 2 अपन जानते हैं कितने होते हैं, 4, और 3 × 5 करते हैं तो कितने आते हैं, 15, और 15 समता कितने होता है, 15 समता होता है 105, ठीक है। तो 105 और गुणा करेंगे इसको, तो ये अपने पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 × 5 = 20, और 2 और 4 × 1 = 4, तो ये अपने पास इसका क्या आ जाएगा, LCM, और ये अपने आंसर होंगे। इस तरीके से सवाल किएंगे, और इस तरीके से तुम्हारे पेपर में एक सवाल आने वाला है 1 नंबर का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF याद कीजिए, एक इस तरीके का क्वेश्चन आने वाला है। और दूसरा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15, 21 का HCF और LCM याद करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपन, इसी तरीके के क्वेश्चन 1-2 और ले लेते हैं। इसके बाद अगला सवाल है अपना HCF 306 और 657 बराबर 9। HCF दिया हुआ है अपन को, इन संख्याओं को दिया हुआ है, और LCM 306 और 657 याद कीजिए, ठीक है ना। तो अपन को LCM याद करना है, और ये 2 संख्याएं अपन को दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन हल करेंगे, और ये सवाल मोस्ट सवाल, ठीक है ना, 1 नंबर में ही ऐसा सवाल आने वाला है, ठीक है। तो अपन को दिया हुआ है, देखो क्या क्या दे रखा है अपन को दिया है, क्या दे रखा है, अपन को दे रखा है कि HCF बराबर कितना दे रखा है, 9, और क्या दे रखा है अपन को दे रखी है प्रथम संख्या, बराबर कितनी दे रखी है, 306, और अपन को क्या दे रखा है, अपन को दे रखा है द्वितीय संख्या कितनी है, 657, और अपन को याद करना है LCM, ठीक है ना। तो देखो अपन जानते हैं सूत्र क्या होता है इसको याद करने का, अपन ने पढ़ा है कि LCM × HCF बराबर होता है
प्रथम संख्या इनटू, ठीक है ना, द्वितीय संख्या, ये इसका फॉर्मूला होता है द्वितीय संख्या, ठीक है ना। इससे करेंगे तो देखो एलसीएम अपन मान रखते जाएंगे। एलसीएम का मान याद करना है, ये अपने पास है नहीं। एचसीएफ का मान है अपने पास 9, प्रथम संख्या है अपने पास 306 और इंटू 657 है अपने पास द्वितीय संख्या। अपन को एलसीएम निकालना है, इसलिए एलसीएम बराबर और 306 बटे में वो गुणा में 657 बटे कितना आएगा 9, ठीक है। बटे में जाएगा क्योंकि गुणा वाली संख्या हमेशा बटे में जाती है, ठीक है ना। और माइनस प्लस वाली संख्याएं इधर जाके माइनस प्लस में ही जाती है, ठीक है। माइनस में हो तो प्लस में जाएगी और प्लस में होगी तो माइनस जाएगी जब पक्षांतर करेंगे। ये गुणे में थी, ये मल्टीप्लाई में गुणा में थी, तो इसलिए कितना आ जाएगा, ये बटे में चले जाएगी। और देखो अपन 9 से इसको काटते हैं तो 9 7 कितने होते हैं, 9 7 63 और यहाँ पे अपने पास बचा 2 और अपन ने 7 उतार लिया, ठीक है ना। 65 में से 63 जाएगा तो 2 बचेगा और 7 और 9 तिये कितने होते हैं 27, तो ये आ गया अपने पास, इतना आ गया। इसके बाद अपने पास ये आने वाला तो अपने पास आ गया 306 इंटू 73 और बराबर इनको गुणा करते हैं तो ये अपने पास आने वाले हैं 22,338 और ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्या आ जाएगा अपने पास, एलसीएम। अतः एलसीएम अपने पास क्या आ गया, एलसीएम पूछा इसने तो अपने पास एलसीएम आ गया 22,338, ठीक है ना। तो ये कुछ सवाल थे अपने, जो एक टाइप के सवाल अपन ने किए हैं। इस तरीके के सवाल तुम्हें पेपर में मिलने वाले हैं, एलसीएम और एचसीएफ वाला, ठीक है ना। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना आना चाहिए, तभी अपन कर सकते हैं।